क्या आप एक मेंटली स्ट्रांग इंसान है? क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई रिग्रेट या कड़वाहट है? क्या आपको खुद पे तरस आता है या आपको खुद पे प्राउड है? मेंटली स्ट्रांग होने का ये मतलब नहीं कि इंसान अपनी फीलिंग्स छुपाए, बल्कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल में रखते हैं। अगर आप अपने इमोशंस और सोच को बैलेंस करना सीख गए तो समझ लो कि आप लाइफ में हमेशा राइट डिसीजन लोगे और सुकून से जियोगे। ये बुक हमें अपने फीलिंग्स को समझने में और सही तरीके से मैनेज करने में हेल्प करती है। इसे पढ़कर आप खुद को और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को और बेटर ढंग से समझ पाएंगे। ये ऑडियो बुक समरी बेटर देन इमोशंस ने बनाई है। क्या आपने बेटर देन इमोशंस को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किए तो कर ले नीचे दी हुई लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। इससे आपको आने वाली ऑडियो बुक समरी का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमें मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी बनाने का और आपके लिए लाने का। और हाँ दोस्तों, ये ऑडियो बुक समरी को शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं। दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। जैक एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट है। एक एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगें टूट गई है जब एक बस ने उसे टक्कर मार दी थी। डॉक्टर्स बोलते हैं कि जैक के टांगें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी, लेकिन तब तक जैक को कुछ महीनों तक व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा। इस बात से उसकी मदर काफी उदास रहती है। उसे हमेशा यही डर लगा रहता है कि शायद जैक अब फिर से चल फिर नहीं पाएगा। डॉक्टर्स बोलते हैं कि जैक इस कंडीशन में भी स्कूल ज्वाइन कर सकता है, जबकि जैक की माँ उसे अभी स्कूल भेजने के फेवर में नहीं है। माँ को लगता है कि जैक को इस एक्सीडेंट से काफी डीप शॉक लगा है, इसलिए उसे अभी स्कूल बस से दूर रहना चाहिए। उसकी माँ को लगता है कि अगर जैक व्हीलचेयर में बैठे हुए अपने दोस्तों को खेलते हुए देखेगा तो और भी उदास हो जाएगा। इसलिए जैक अब घर से बाहर नहीं निकलता। वो मॉर्निंग में थोड़ा सा स्टडी करता है, फिर सारा दिन टीवी देखता है और वीडियो गेम्स खेलता है। कुछ हफ्ते इसी तरह गुजर गए। उसकी माँ ने नोटिस किया कि जैक कुछ चेंज हो गया है। वो अब पहले जैसा एक्टिव और हैप्पी नहीं दिखता जैसा कि वो पहले था। जैक की हालत देख के उसकी माँ को बड़ी टेंशन हो रही थी, तो वो उसे थेरेपिस्ट के पास लेकर गई। उसने थेरेपिस्ट को बताया कि उस एक्सीडेंट की वजह से जैक बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हुआ है। थेरेपिस्ट ने डिसाइड किया कि वो एक डिफरेंट अप्रोच के साथ जैक का इलाज करेगी। वो जैक को एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। उसने जैक को एनकरेज किया कि वो एक बुक लिखे, हाउ टू बीट अ स्कूल बस। जैक को आइडिया पसंद आया। उसने खुद को एक सुपरहीरो के कॉस्ट्यूम में ड्रॉ किया और एंड में लिखा कि वो एक स्ट्रॉन्ग बच्चा है, इसलिए वो इस एक्सीडेंट में बच गया। थेरेपिस्ट ने जैक की माँ को बताया कि उसे जैक के लिए उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सही सलामत और जिंदा है। बस उसकी कुछ हड्डियां टूटी है। इसलिए जैक को एक फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बच्चे की तरह ट्रीट करना होगा जो कोई भी चैलेंज फेस कर सकता है। थेरेपिस्ट ने यह भी बोला कि अगर जैक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ तो भी वह काफी सारी चीजें कर सकेगा। जैक की माँ को समझ आ गया कि उसे जैक पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसके कुछ टाइम बाद ही जैक ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब उसकी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल थी और जैक भी पहले की तरह खुश रहने लगा था। क्या आप भी उन लोगों में हैं जो खुद पे तरस खाते हैं? क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया हो? क्या आप उदास और दुखी रहते हो? कमेंट करके जरूर बताएं। कई बार हमारे दुख इतने बड़े नहीं होते जितना कि हम उसे समझते हैं। अगर आप खुद को अनलकी सोचते हो, वीक समझते हो, तो यकीन मानो आप अपनी हालत और ज्यादा खराब कर रहे हो। सेल्फ पिटी आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करती है। इससे आप और ज्यादा नेगेटिव फील करोगे। और जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपके साथ नेगेटिव चीजें होने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? हम बताते हैं, एक्टिव रहो। चाहे आपका मन हो या ना हो, बिस्तर से उठो, शावर लो, अपना रूम क्लीन करो या वॉक पे जाओ। खुद को बिजी रखने से माइंड बिजी रहेगा और नेगेटिव सोचने का आपके पास टाइम नहीं होगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो कोई न्यू हॉबी ज्वाइन कर लो या कोई बुक पढ़ लो। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए खुद को हमेशा बिजी रखो। किसी भी चीज के दो साइड होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आप हमेशा पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करो। शायद आप नेगेटिव साइड पर ज्यादा फोकस करते हो, इसलिए आप कुछ अच्छी चीजें मिस कर रहे हो। जो आपके पास है उसे अप्रिशिएट करो। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि आप हेल्दी और सही सलामत हो, आपके सर पे एक छत है और आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है। आपके पास एक फैमिली है जो आपसे बहुत प्यार करती है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है जितना आप सोचते हो। अपना नजरिया बदल के देखो, ये दुनिया बदली नजर आएगी। सोचो, अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड भी वही सोचते हैं जो आप सोच रहे हो तो क्या होगा? तब आप उन्हें क्या एडवाइस दोगे? क्या आप उन्हें खुद पे तरस खाता हुआ देखना पसंद करोगे? और जरा उन मुश्किलों को याद करो जो आपने लाइफ में फेस की थी। जब उन प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व कर लिया था, तो अब क्यों नहीं? अगर आप पहले भी सर्वाइव कर चुके हैं तो अब भी जरूर कर सकते हो। साथ ही दूसरों की हेल्प करना कभी मत भूलो।
आपकी एक छोटी सी हेल्प किसी के लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है। दूसरों की हेल्प करना एक मीनिंगफुल एक्ट है। इससे बड़ा एहसास और क्या हो सकता है कि हम किसी के काम आए, यानी हमारी लाइफ एक टोटल वेस्ट नहीं है। दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। जेम्स का तलाक हो चुका था। 3 साल तक वो कोर्ट में अपनी 7 साल की बेटी की कस्टडी के लिए लड़ता रहा, पर जज ने फाइनल डिसीजन दिया कि बच्ची हमेशा के लिए अपनी मां के पास रहेगी और जेम्स को वीकेंड पे अपनी बेटी से मिलने का राइट मिल गया। हालांकि उसे जज का डिसीजन अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो अपनी वाइफ से अच्छा है। जेम्स को लगता था कि उसकी एक्स वाइफ उसकी बेटी के साथ उसका रिश्ता तोड़ना चाहती है। एक बार जेम्स को अपनी बेटी को लेकर घूमने के लिए जाना था, लेकिन उसकी एक्स वाइफ ने उससे ये मौका छीन लिया। वो उससे पहले ही अपनी बेटी के साथ घूमने के लिए चली गई। जेम्स को बहुत गुस्सा आया। उसे फील हुआ कि उसकी एक्स वाइफ उसकी बेटी को जेम्स से हर हाल में दूर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो हमेशा उसे महंगे गिफ्ट्स देती थी, उसके लिए लेविश पार्टीज रखती थी और उसे लग्जरी वेकेशन पे लेके जाती थी। पर जेम्स के पास इतना पैसा नहीं था। उसे ये भी लगता था कि उसकी एक्स वाइफ उनकी बेटी को बिगाड़ रही है, और जेम्स को ये भी शक था कि उसकी एक्स वाइफ शायद किसी को डेट कर रही है। जेम्स को डर था कि कहीं उसकी एक्स वाइफ का लवर जेम्स की बेटी को एब्यूज ना कर दे या उसके साथ गलत बिहेव ना करे। तो जेम्स ने ऑथर एमी मोरिन की हेल्प ली। वो उनके पास थेरेपी के लिए नहीं बल्कि लीगल सपोर्ट मांगने गया। जेम्स ने एमी को कहा कि वो उसकी बेटी की फुल कस्टडी लेने में उसकी हेल्प करे। हालांकि एमी ये नहीं कर सकती थी। जज अपना फैसला दे चुका था। कस्टडी ऑर्डर को लेकर अब जेम्स कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसकी एक्स वाइफ ने क्लियर कर दिया था कि वो इस बारे में अब जेम्स के साथ और नेगोशिएट नहीं करना चाहती। एमी ने जेम्स को समझाने की कोशिश की कि उसकी सारी कोशिशें बेकार है और ऐसा करना उसकी बेटी के लिए सही नहीं होगा। अगर वो इसी तरह अपनी एक्स वाइफ से लड़ता रहा तो बच्ची पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसके बजाय जेम्स को चाहिए कि वो अपनी बेटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग और लविंग रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करे। अपनी बेटी के साथ वो कुछ मेमोरेबल टाइम स्पेंड करे जो उन्हें हमेशा याद रहे। अगर जेम्स खुद को इम्प्रूव करेगा तो उसकी बेटी पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए? आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट गई, जिससे आपको और भी ज्यादा गुस्सा आया और आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? जो आपके हाथ में नहीं है उन चीजों को एक्सेप्ट कर लो, और जो आप चेंज कर सकते हो उस पर फोकस करो। यकीन मानो, कोई रियल में आपका दुश्मन नहीं है। आपके सिवा कोई आपकी लाइफ मिजरेबल नहीं बना सकता। अगर आप अपना बिहेवियर चेंज कर दोगे तो आपके हालात भी खुद बदल जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं टेरी फॉक्स का। उसे एक रियर टाइप का बोन कैंसर था, इसलिए उसका एक पैर काटना पड़ा। पूरे 16 महीने के लिए उसे कीमोथेरेपी लेनी पड़ी थी। फिर एक दिन टेरी ने एक आदमी के बारे में पढ़ा जिसने नकली पैर के साथ मैराथन ज्वाइन किया था। टेरी ने डिसाइड किया कि वो भी मैराथन में पार्ट लेगा। हालांकि टेरी रेस में लास्ट आया, लेकिन फिर भी लोग उसके लिए चीयर कर रहे थे। उसके बाद उसने एक फंडरेजर स्टार्ट करने की सोची। टेरी एक दिन में एक मैराथन दौड़ता था और पूरे कनाडा को क्रॉस कर लेता था। उसे उम्मीद थी कि वो अपने जैसे बाकी कैंसर पेशेंट्स के लिए $24 मिलियन फंड जमा कर लेगा। टेरी की स्टोरी लोगों तक पहुंची और उन्होंने उसे सपोर्ट किया। लोग वेट करते थे कि टेरी कब उनके टाउन में पहुंचेगा। टेरी पूरे 143 दिनों तक दौड़ता रहा। दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। मेगन काफी स्ट्रेस में थी, इसलिए वो एमी के पास थेरेपी लेने आई थी। उसने एमी को बताया कि वो अपने बिजी शेड्यूल के चलते बहुत ज्यादा थक जाती है। मेगन 35 साल की है। वो अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती है। मेगन पार्ट टाइम जॉब भी करती है। वो एक संडे स्कूल में पढ़ाती थी और गर्ल स्काउट लीडर भी थी। मेगन हमेशा यही कोशिश करती थी कि वो एक बेस्ट वाइफ और मदर बन सके, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मूड अक्सर क्यों खराब रहता है और उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। थेरेपी सेशन के दौरान एमी को मेगन की प्रॉब्लम समझ आ गई थी। मेगन उन लोगों में से थी जो किसी को मना नहीं कर पाती है। जब भी उसके चर्च के मेंबर्स कपकेक्स की फरमाइश करते, मेगन उन्हें मना नहीं कर पाती थी, चाहे वो कितनी ही बिजी क्यों ना हो। उसके गर्ल स्काउट मेंबर्स जब उससे अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने को बोलते तो भी मेगन से ना नहीं बोला जाता था। मेगन अपनी सिस्टर को भी मना नहीं कर पाती थी, जो अपना बच्चा उसके पास छोड़कर चली जाती थी। मेगन ने यह भी बोला कि लोगों की हेल्प करने के चक्कर में कई बार वो घर लेट पहुंचती थी। वो दूसरों की हेल्प में इतनी बिजी थी कि वो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख पा रही थी। सबको खुश रखने के चक्कर में वो खुद को दुखी कर रही थी। उसे अपनी इमेज की बहुत केयर थी। वो नहीं चाहती थी कि चर्च के मेंबर्स या उसकी सिस्टर उसे सेल्फिश समझे। लेकिन एमी ने मेगन की हेल्प की और उसे रियलाइज कराया कि सबको खुश रखना बेहद मुश्किल और अनप्रैक्टिकल बात है।
धीरे धीरे मेगन को भी ये बात समझ आ गई थी और उसने ना कहना सीख लिया था। उसे कोई बहाना बनाने की या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, बस सिंपली इतना बोलना था, नो सॉरी आई कांट, बस इतना ही काफी था। मेगन को पहले लगता था कि लोग उससे नाराज हो जाएंगे, लेकिन अब वो आराम से थी। जब वो किसी काम के लिए मना करती थी तो सामने वाला भी उसकी प्रॉब्लम समझ जाता था। मेगन अब बिना किसी रिग्रेट के अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगी थी, जिससे उसका मूड भी अच्छा रहता था। वो अब पहले से ज्यादा केयरिंग मदर और वाइफ थी। उसका सारा स्ट्रेस जैसे गायब हो गया था। मेगन अब सिर्फ उनकी परवाह करती थी जो लोग उसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट थे। क्या आपको भी ना बोलने में मुश्किल होती है? क्या आप लोगों की खुशामद करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सब आपको पसंद करे? तो शायद आप कन्फ्लिक्ट से डरते हैं या आपके अंदर लोगों को फेस करने की हिम्मत नहीं है। शायद आपको रिजेक्शन का डर है या आप डरते हैं कि कहीं अकेले ना रह जाए। क्या आपको मालूम है कि जो लोग अल्कोहलिक्स होते हैं उनके बच्चे लोगों की खुशामद करने वाले होते हैं? ऐसा शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि लोगों की खुशामद करके वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस अवॉइड करना चाहते हैं। क्योंकि एक शराबी पिता जो भी बोलता है, बच्चे चुपचाप उसकी बात मानते हैं ताकि उन्हें मार ना पड़े। लेकिन इसका सबसे बुरा इफेक्ट ये पड़ता है कि ऐसे बच्चों की अपनी कोई वैल्यू नहीं रहती। वो हमेशा लोगों को खुश रखने में खुद की इज्जत खो बैठते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में कभी ना कभी वो पॉइंट आता है जब वो इस बात पे रिग्रेट करते हैं कि वो जिंदगी भर दूसरों की खुशामद करते रहे और दूसरों की शर्तों पर जीते रहे। पर याद रखो, पॉपुलर चॉइस हमेशा राइट चॉइस नहीं होती। आप क्रेग्सलिस्ट की स्टोरी से कुछ सीख ले सकते हो। सीईओ जिम बकमास्टर ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि क्रेग्सलिस्ट अपने बनाए रास्ते पर रहे। कई सारी वेबसाइट्स एडवर्टीजमेंट पर चलती है, पर क्रेग्सलिस्ट ऐसी नहीं है। इस कंपनी ने बहुत से ऐसे ऑफर रिजेक्ट किए जो उन्हें बड़ा प्रॉफिट दे सकते थे। बकमास्टर और उसकी टीम ने डिसाइड किया था कि वो ज्यादातर सर्विसेज फ्री रखेंगे। कई लोगों ने उन्हें इस डिसीजन के लिए क्रिटिसाइज भी किया, पर उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। उन पर सोशल एनोकिस्ट और एंटी कैपिटलिस्ट होने के भी इल्जाम लगे, पर उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। लोगों की खुशामद करना उनकी हैबिट नहीं थी। उन्होंने क्रेग्सलिस्ट को वैसे ही चलाया जैसा वो चाहते थे। क्रेग्सलिस्ट एडवर्टाइजिंग पर ज्यादा डिपेंड नहीं था, तो .com क्रैश सर्वाइव कर गया। क्रेग्सलिस्ट आज भी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है। बकमास्टर ने अपने वैल्यूज से कभी समझौता नहीं किया। दूसरों को खुश करने के बदले उन्होंने अपने कस्टमर्स पर ज्यादा फोकस किया। दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। जेम्स मैथ्यू बैरी जब सिर्फ 6 साल के थे तो उनकी फैमिली में एक हादसा हो गया था। जेम्स के बड़े भाई डेविड जो 13 साल का था, आइस स्केटिंग करते वक्त डेथ हो गई थी। जेम्स की मां अपने बेटे की मौत से डीप शॉक में चली गई थी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा मर गया है। जेम्स ने अपनी मां का दुख कम करने की बहुत कोशिश की। वो अपनी मां को खुश रखने के लिए डेविड की तरह बिहेव करने लगा था। जेम्स डेविड के कपड़े पहनने लगा था और हमेशा अपनी मां के साथ साथ रहता था। जेम्स की मां ने उसे बोला कि एडल्ट होना इतना इजी नहीं है, क्योंकि एडल्ट लाइफ दुख और परेशानियों से भरी है। तो अपनी मां को खुश करने के लिए जेम्स ने फैसला किया कि वो कभी 13 साल से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। वो हमेशा के लिए एक बच्चा बनकर रहना चाहता था। जेम्स की ये डिजायर इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई थी कि उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ वाकई में रुक गई थी। वो अपनी एज के हिसाब से काफी दुबला पतला था और उसकी हाइट 5 फुट से ज्यादा नहीं बढ़ी। हाई स्कूल के बाद जेम्स ने अपने पेरेंट्स को बोला कि वो एक ऑथर बनना चाहता है, लेकिन उन्होंने कहा पहले तुम कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लो, क्योंकि डेविड ने भी यही किया था। जेम्स मान गया, पर उसने बोला कि वो लिटरेचर पढ़ेगा। जेम्स मैथ्यू बैरी पीटर पैन के राइटर थे, जिन्होंने ऐसे लड़के की स्टोरी लिखी थी जो कभी बड़ा नहीं हुआ था। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि काश आप पास्ट में जाकर वो करते जो आप करना चाहते थे? क्या आपको पुरानी बातों का पछतावा है? क्या आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो यकीन मानो आप प्रेजेंट में कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप अपने आसपास की हर चीज को मिस कर दोगे और लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तो अफेक्ट होगी ही, साथ ही आपको प्रेजेंट की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी मुश्किल लगेगा। इसलिए पुरानी बातों को भूल कर अपने आज को जियो। अपने पास्ट को पीछे छोड़ दो। आप चाहे जो कर लो, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके हाथ में नहीं है। आपका प्रेजेंट आपके हाथ में है, इसलिए इस पर फोकस करो और अपना बेस्ट दो। कुछ यादें ऐसी होती है जिन्हें हम भुला नहीं पाते, तो ऐसी यादों से छुटकारा पाने के लिए अपने लिए कुछ नए गोल्स सेट करो। आप चाहो तो अपनी लाइफ का हैप्पी एंडिंग लिख सकते हो। जिन्होंने आपको हर्ट किया है उन्हें माफ करके आगे बढ़ जाओ। ये नेक्स्ट स्टोरी आपको जरूर इंस्पायर करेगी। वार्ड गांव की एक गरीब लड़की थी। बचपन में ही उसके फादर ने उसे फिजिकली और सेक्सुअली एब्यूज किया था। वो अपनी माँ को रोज अपने फादर के हाथों मार खाते देखती थी, लेकिन उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया और अपने दिल में ये सीक्रेट छुपा लिया। वो पढ़ाई में काफी अच्छी थी। जब वो 17 की हुई तो घर से भाग गई और दोबारा कभी नहीं लौटी।
एक लड़के से मिली और दोनों ने शादी कर ली। दोनों ट्रक ड्राइवर का काम करते थे। कई साल गुजर गए। एक दिन उसने सुना कि उसके बड़े भाई ने अपने ही बच्चे को एब्यूज किया है, और उसने उसी वक्त डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली में इस एब्यूजमेंट की हिस्ट्री को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उसने इस बारे में काफी डीपली सोचा और डिसाइड किया कि वो फिर से पढ़ाई करेगी। उसने कॉलेज में लॉ लिया और काफी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद डिग्री ली। उसके बाद उसने डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार बच्चों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन खोला। गरीब, बेसहारा औरतों और बच्चों को लीगल रिप्रेजेंटेशन देकर उनकी हेल्प करती थी। अगर किसी को सोशल सर्विसेज की जरूरत होती तो उसमें भी वो उनकी हेल्प करती थी। अगर किसी के पास ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं होता था तो वो उसे अपना ट्रक लेकर पिक करने आती थी। उसके साथ बचपन में काफी गलत हुआ था, पर उसने अपना पास्ट भूलकर दूसरों की हेल्प करने का फैसला लिया। उसने अपनी लाइफ तो इम्प्रूव की ही, साथ ही अपने जैसे और लोगों की भी हेल्प की। अपना गुजरा हुआ कल भूलकर उस लड़की ने बहुत सारे अब्यूज्ड बच्चों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाकर उन्हें एक बेटर फ्यूचर दिया। दे डोंट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेस। डैन एक गांव में रहता है जहां अक्सर गेट टुगेदर होता था। पड़ोसी एक दूसरे के घर डिनर पर आते थे और लोग पार्टीज दिया करते थे। लोगों को एक दूसरे की लाइफ का पता रहता था। डैन एक फ्रेंडली टाइप का आदमी है। उसके पास एक स्टेबल जॉब, एक अच्छी वाइफ और प्यारे से बच्चे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद डैन का एक सीक्रेट है। उसे पड़ोस के गेट टुगेदर पार्टीज में जाना पसंद नहीं है। उसे माइकल की ब्रांड न्यू कार या स्कॉट के बिग प्रमोशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डैन इस बात से चिढ़ता है कि वो अपने पड़ोसियों की तरह महंगी चीजें या लग्जरी वेकेशन दे या ले नहीं सकता। उसकी वाइफ ने बच्चों का ध्यान रखने के लिए जॉब छोड़ दी थी, जिसकी वजह से फैमिली का बजट हमेशा टाइट रहता था। डैन ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करता था। उसने कई लोगों से उधार भी ले रखा था। डैन इस बात को मानना नहीं चाहता था कि उसकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। वो हर हाल में अपने पड़ोसियों की तरह एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। डैन अपनी टेंशन अपनी वाइफ से कभी शेयर नहीं करता था, लेकिन उसका स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती ही जा रही थी। उसका बिहेवियर भी काफी चेंज होता जा रहा था। वो शॉर्ट टेम्पर हो गया था, उसे बात बात पे गुस्सा आता था। फिर एक दिन वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर एमी मोरिन के पास आया। एमी ने उसे बताया कि उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा कि वो एक हाई फाई लाइफ जिए। वो खुद ही अपने लिए एक ऐसी लाइफ चाहता है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। डैन ने एमी को बताया कि वो एक गरीब फैमिली में पला बड़ा है और वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी उसकी जैसी लाइफ जिए। डैन जब छोटा था तो उसके पड़ोसी उसका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े और महंगे टॉय नहीं थे। तब उसे बड़ा बुरा लगता था, पर डैन के मन में कहीं डीप ये बात थी कि उसके लिए मटेरियल चीजों से बढ़कर फैमिली का प्यार और बॉन्डिंग ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट थेरेपी सेशन में डैन की वाइफ साथ गई। डैन से उससे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की। उसकी वाइफ ने उसे पूरा सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो पड़ोसियों से कंपटीशन नहीं करेंगे बल्कि अपने रिश्तों पर फोकस करेंगे। क्या आप सोशल मीडिया पर ज्यादा रहते हैं और दूसरों की सक्सेस से जलते हैं? क्या आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं? अगर ऐसा है तो ये हैबिट अच्छी नहीं है। याद रखो, जितना कम आप दूसरों की सक्सेस पर ध्यान दोगे, आपके पास उतना ही ज्यादा टाइम होगा अपने गोल्स अचीव करने के लिए। इसलिए कभी दूसरों से कंपेयर मत करो, बल्कि खुद से कंपटीशन करो। जो आप कल थे उससे बेटर वर्जन बनकर दिखाओ और फिर आपको अपनी प्रोग्रेस नजर आएगी, क्योंकि हमें हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ज्यादा पॉपुलर होगा और ज्यादा अमीर होगा। पर जरूरी नहीं उनके पास आपके जैसे ही स्किल्स या क्वालिटी हो। आप यकीन नहीं करोगे, पर आपके पास भी कुछ खास है जो औरों के पास नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल इस दुनिया में हर कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको खुद में कमी लगती है तो खुद को पूरा करो। आप इस नेक्स्ट स्टोरी से कुछ सीख सकते हो। एमी का एक क्लाइंट था जॉन, जिसे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी। वो अपनी वाइफ और बच्चों पर चिल्लाता था, उन्हें गालियां देता था। असल में वो एक शराबी और ड्रग एडिक्ट था। जॉन 6 महीने से जॉबलेस था और अपने बिल्स भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो लाइफ में सिर्फ परेशानियों की जिक्र करता था। जो भी उसे कुछ समझाने की कोशिश करता, वो उसी से झगड़ने लगता था। एक दिन जॉन एमी के ऑफिस में आया और बोला, आपको पता है, मुझे अपने बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एमी ने जब कहा, ये तो अच्छी बात है, तो जॉन हैरान रह गया। वो एमी का ये जवाब सुनकर हैरान रह गया। जॉन ने कहा, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम मेरी थेरेपिस्ट हो, तुम्हारा काम है मुझे बेटर फील करने में हेल्प करना। तो एमी ने कहा, जैसी तुम्हारी हालत है और तुम जो ये बात खुद एडमिट कर रहे हो, तो ये एक हेल्दी साइन है। इसका मतलब है कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है और तुम्हें चेंज होने की जरूरत है। तुम्हें खुद में इंप्रूव लाना होगा। एमी ये देखकर खुश हुई कि टाइम के साथ जॉन ने खुद को काफी चेंज किया। थेरेपी के लास्ट दिन जॉन में काफी रिमार्केबल प्रोग्रेस नजर आ रही थी। उसने ड्रग्स और शराब छोड़ दिया था। जॉन अपनी वाइफ और बच्चों को पहले से ज्यादा प्यार करने लगा था। लोगों से उसके रिलेशनशिप भी अब पहले से बेटर थे।
अगर आप दूसरों की सक्सेस से जलते हो तो शायद आप खुद से खुश नहीं हो। इसका यही मतलब है आप खुद की लाइफ से संतुष्ट नहीं हो। इसलिए अगर आप अपना एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज करोगे तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस अपने आप आएगी। लाइफ में कभी भी सॉरी फील मत करो, क्योंकि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की गुड विशेस हमेशा आपके साथ है। आपके अंदर भी एक काबिलियत मौजूद है जो आपको ढूंढनी है। लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपना नजरिया जरूर बदल सकते हैं। हम दुनिया में सबको खुश नहीं रख सकते, इसलिए इस बारे में सोचकर उदास होने की जरूरत नहीं है। लाइफ में उन्हीं के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखो जो लोग आपकी लाइफ में बेहद जरूरी है। पुरानी बातों को भूलकर प्रेजेंट में फोकस करो। जो हो गया सो हो गया, अब उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं, इसलिए अपने आज में खुश रहो। टाइम के साथ खुद में पॉजिटिव चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने आज को अपने कल से बेटर बना पाएंगे। रोज एक नया दिन आता है और हमारे लिए नए मौके लाता है, इसलिए कोशिश यही करो कि आप इस मौके का भरपूर फायदा उठाओ। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। एनीवे, समरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो इससे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों या फैमिली के साथ शेयर करना न भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।